गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो यस्टरडे बेटा हमने डिस्कस किया था गैल्वेनिक सेल को कि गैल्वेनिक सेल क्या होता है। गैल्वेनिक सेल क्या होता है? जो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसके अंदर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। एंड दिस रिएक्शन इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है, फॉर विच डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव। ठीक है, तो यही पढ़ा था बेटा हमने कि एक जिंक की रोड है, एक कॉपर की रोड है। ठीक है, जिंक वाली जिंक सल्फेट पे है, कॉपर वाली कॉपर सल्फेट में है, दोनों सॉल्यूशन 1 मोलर कंसंट्रेशन के हैं। तो होगा क्या, एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होगी। ठीक है, जो जिंक वाली रोड है वो एक्वायर करेगी नेगेटिव चार्ज एंड कॉपर रोड एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। देन flow of electron will take place from anode to cathode and the direction of current is opposite to flow of electron, यानी कि from cathode to anode। ये हमने रीड किया था बेटा यहाँ पे। और यहाँ पे अगर हमें लिखना हो ई नोट सेल, ई नोट सेल, तो ई नोट सेल हम कैसे लिखेंगे बेटा? वो हम लिखते हैं ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। अब सबसे बड़ी बात याद रखना बेटा, इस नोड का मतलब मैंने बताया था आपको, ये क्या होता है? स्टैंडर्ड ईएमएफ, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये होता है कि हम स्टैंडर्ड कंडीशन में हम इसको मेज़र कर रहे हैं। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या होता है कि टेम्परेचर हो 298 केल्विन, प्रेशर कितना हो 1 बार हो, और कंसंट्रेशन कितनी हो 1 मोलर। तो इस कंडीशन को क्या बोल देते हैं? स्टैंडर्ड कंडीशन बोल देते हैं। और इसमें जो हमारे पास इलेक्ट्रोड की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड की वैल्यू हमारे पास आया करती है। क्लियर? इसके अलावा अगर हम कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो उसकी वैल्यू ई नोट नहीं लिखेंगे, सिंपल ई सेल हम लिखते हैं। क्लियर? और जो आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है उसके अंदर क्या है बेटा, जितनी भी वैल्यूज़ आपकी दी गई हैं वो सारी किसकी हैं? स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं वो, यानी कि इस स्टैंडर्ड कंडीशन पे वो सारी वैल्यूज़ मेज़र की गई हैं। क्लियर? और क्या बताया बेटा हमने कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में हमने पढ़ा। वहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या थे? टॉप पे फ्लोरीन था, लास्ट में लिथियम था। दोनों किस तरह से दिए हुए हैं बेटा? कुछ इस तरह से दिए हुए थे वो कि फ्लोरीन है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बनाएगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? वो कन्वर्ट होगा आपका 2 फ्लोरीन के अंदर। लिथियम था, लिथियम भी क्या कर रहा था बेटे? सेम आपका इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में जा रहा था? लिथियम के अंदर। अगर ध्यान से देखा तो हमने सारी क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, बिकॉज दोनों को किस रूप में दिखाया गया है? दोनों को दिखाया गया है रिडक्शन की फॉर्म में। तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव थी, इसकी वैल्यू नेगेटिव थी। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी रिड्यूस होने की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है और इसकी रिड्यूस होने की कैपेसिटी सबसे कम है। और इसका उल्टा ही क्या होता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। मतलब इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर, दूसरे को ऑक्सीडाइज करने की पावर क्या है? मैक्सिमम है। और इसके दूसरों को रिड्यूस करने की पावर क्या है? मैक्सिमम है। तो ये कुछ हमने रीड किया था बेटा वहाँ पे। क्लियर? तो इस चीज़ को हम बाद में ये था जो हमने कल डिस्कस किया। तो आज हम बात करते हैं इस सेल के बारे में, जो हमारा ये गैल्वेनिक सेल था। बेटा ये करंट आपका क्या हो रहा है? खुद से फ्लो हो रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन खुद से हो रहा है, मतलब रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस है। लेकिन क्या हो अगर हम इसके सेल को क्या करें, एक एक्सटर्नल पोटेंशियल भी अप्लाई करें इसके ऊपर। मतलब यहाँ पे हम क्या करें, आउटर पोटेंशियल इसको दें, एक्सटर्नल पोटेंशियल दें। ठीक है, वो भी क्या दें? अपोजिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब अगर हम क्या करें इसको, अपोजिंग एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करें तो क्या होगा बेटा? भी हमें पता है कि इसके लिए ई नोट सेल की वैल्यू क्या आएगी? 1.1 वोल्ट आएगी। क्लियर? तो जब हम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करने हैं, एक्सटर्नल पोटेंशियल बोल सकते हैं इसको, पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, तो होगा क्या? तो वहाँ पे बेटा 3 केस होंगे। 3 केस कौन से होंगे? फर्स्ट केस होगा जब आपका ई एक्सटर्नल है जो, उसकी वैल्यू इस सेल के पोटेंशियल से कम है। ठीक है। सेकेंड केस क्या होगा? जब इस एक्सटर्नल की वैल्यू इक्वल टू सेल पोटेंशियल है। और थर्ड केस क्या होगा? जब ई एक्सटर्नल की वैल्यू इस पोटेंशियल से ज़्यादा है। तो तीनों केस में क्या होने वाला है, यहाँ पे क्या चेंज आएगा? तो इसकी फिगर मैं इसमें बना देता हूँ बेटा कि सपोज ये है मेरे पास, ठीक है, या फिर छोटो उसको दोबारा बना देते हैं। एक ही डायग्राम बनाऊंगा बेटा, उसी के अंदर समझोगे आप लोग। एक सेल बना लेता हूँ मैं, गैल्वेनिक सेल। ठीक है जी। तो ये आपका सेल बन गया बेटा। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको एक्सटर्नल वोल्टेज मैंने अप्लाई कर दी। तो ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया कनेक्ट। अब देखो बेटा क्या होगा। फर्स्ट केस है
जब आपका पोटेंशियल की वैल्यू है वो एक्सटर्नल की वो सेल के पोटेंशियल से कम है। अब इस पोटेंशियल ने क्या करना है, अपोज करना है, मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये रोकने की कोशिश करेगा। तो बेटा जब इसकी वैल्यू सेल के पोटेंशियल से कम है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी। उसकी वैल्यू थोड़ी डिक्रीज होगी लेकिन जो डायरेक्शन है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की या फिर करंट की वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। यानी कि इस केस में जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से कहाँ रहेगा, NO2 कैथोड रहेगा। और सेकंड अगर हम बात करें करंट की तो करंट कहाँ से कहाँ रहेगा, कैथोड टू एनोड रहेगा। क्लियर, ठीक है जी। ये बात आपकी फर्स्ट, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि जो रिएक्शन आपकी क्या रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। क्लियर। अब सेकंड केस आते हैं। सेकंड केस क्या है, जब ई एक्सटर्नल की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 1.1 वोल्ट के इक्वल होगी, मतलब सेल पोटेंशियल के इक्वल है। तो इन दैट केस आपके पास क्या होने वाला है बेटा, इस केस में जो आपकी रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। बिकॉज दोनों के पोटेंशियल क्या हो गए, एक दूसरे के इक्वल हो गए हैं। तो वहाँ पे रिएक्शन आपकी स्टॉप हो जाएगी और वहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सी बात। अब मेन केस आता है थर्ड, कि थर्ड केस में क्या होने वाला है। बेटा थर्ड केस में क्या होगा, जब वैल्यू आपकी ई एक्सटर्नल की ज़्यादा होगी। अब जो अपोजिंग पोटेंशियल है वो क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। जब अपोजिंग पोटेंशियल ज़्यादा हो गया, अपोज करने वाला फैक्टर ज़्यादा हो गया, तो वो रिएक्शन को क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा। यानी कि जो रिएक्शन आपकी वो क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, रिएक्शन आपकी रिवर्स हो जाएगी यहाँ पे। यानी कि कहने का मतलब क्या है, पहले जो आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ से कहाँ था, जिंक टू कॉपर था, जिंक टू कॉपर। लेकिन अब क्या होगा, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट विल बी कॉपर टू जिंक होगा, कॉपर टू जिंक होगा। और हम क्या बोल सकते हैं कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ से कहाँ था, एनोड से कैथोड, लेकिन अब भी क्या रहेगा, एनोड से कैथोड ही रहेगा। अब वो कैसे रहेगा वो देखते हैं बेटा। और देखो, जब हमने अपोजिंग पोटेंशियल ज़्यादा अप्लाई कर दिया तो फ्रैक्शन की क्या होगी वैल्यू, अपोजिट होगी। मतलब अब हमारे पास केस क्या हो रहा है कि हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं और हमें क्या मिल रही है, केमिकल एनर्जी मिल रही है। ठीक है, मैंने बताया था इलेक्ट्रोकेमिकल में और इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या डिफरेंस है। तो ये सेल क्या बन जाएगा आपका, अब इस केस में क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह ये वर्क करेगा। बेटा मैंने आपको डिफरेंस बताया था इलेक्ट्रोकेमिकल में और इलेक्ट्रोलाइटिक में। इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल में क्या होता है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस है। अगर आप कॉपर से जिंक क्या इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकते हैं, नहीं कर सकते। कब करेंगे, अगर आप उसको एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करोगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करोगे, तभी क्या होगी, अपोजिट रिएक्शन पॉसिबल होगी ना। जिंक टू कॉपर तो आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस खुद से हो जाएगी, लेकिन आपने क्या किया, एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई कर दिया। अब रिएक्शन क्या होगी, रिवर्स। यानी कि कॉपर टू जिंक आपने एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करवा रहे हो आप। अब एक नॉन स्पॉन्टेनियस को स्पॉन्टेनियस किया आपने, किस तरह से, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करके। मीन्स आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर रहे हो। और यही काम किसका होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का ये काम होता है। सेकंड थिंग, मेजर थिंग जो बता रहा हूँ, अब थोड़े से मैं इसके डिफरेंस एक्स्ट्रा बताऊँगा आपको। बेटा अब जो सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न थी आपकी, जो आप बोलते हो कि कैथोड नेगेटिव होती है, एनोड पॉजिटिव होता है, वो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल के केस में। अब देखो बेटा, मैंने क्या किया, पोटेंशियल ज़्यादा अप्लाई किया, ज़्यादा अप्लाई किया। अब क्या होगा कि पहले जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही थी, लेकिन अब क्या होगा, अब ऑक्सीडेशन किसकी होगी, कॉपर की ऑक्सीडेशन होगी, इस तरह से। और जिंक क्या करेगा, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में जाएगा बेटे, जिंक के अंदर, यानी कि जिंक की क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन। तो ये रिएक्शन क्या होगी अब आपकी, अपोजिट होगी। क्या होगी, अपोजिट। ठीक है जी, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो ये जिंक है ये किसका काम करेगा, कैथोड का, और ये किसका काम करेगी, एनोड का काम करेगी। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं कि जो पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है ना, किस में, इलेक्ट्रोकेमिकल के केस में, उसको हम क्या बोल देते हैं, एनोड बोल देते हैं।
क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, और जो नेगेटिव से अटैच है दैट विल बी कैथोड। अब पता चला मैंने क्या बताया था पहले दिन कि आप कैसे स्टडी करोगे कि एनोड किसको बोलते हैं जिस पे ऑक्सीडेशन हो रही है, कैथोड किसको बोलते हैं जिस पे प्रोडक्शन हो रही है। आप ये नहीं देखोगे टर्मिनल कौन से अटैच है। क्लियर? तो फर्स्ट डिफरेंस आपको पता लगा। ठीक है जी, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए होता है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए होता है। ठीक है, तो अब मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ या फिर समझ ले एक बार भी। तो बेटा क्या हो, जब रिएक्शन हमने अपोजिंग पोटेंशियल ज़्यादा अप्लाई कर दिया तो रिएक्शन क्या होगी, रिवर्स। यानी कि पहले जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही थी, अब कॉपर की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, और ऑक्सीडेशन वाले को क्या बोल देते हैं, एनोड, और इस पर रिडक्शन को क्या बोल देते हैं, कैथोड। तो बेटा टर्मिनल कौन सा अटैच से पहले नेगेटिव टू नेगेटिव था, अब ये क्या बन जाएगा, जो पॉजिटिव से अटैच है वो क्या बन जाएगा, एनोड बन जाएगा, और नेगेटिव अटैच क्या बन जाएगा, कैथोड बन जाएगा। क्लियर? और इसी को क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इसलिए मैंने बोला था कि दोनों केस में जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो तो कहाँ से कहाँ रहेगा, एनोड टू कैथोड ही रहेगा। इसमें भी एनोड टू कैथोड है और इसमें भी एनोड टू कैथोड ही रहेगा। ठीक है, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट का भी कैथोड टू एनोड रहेगा। तो अब मैं आपको ज़रा से डिफरेंस बता रहा हूँ किसके अंदर, इलेक्ट्रोकेमिकल में और इलेक्ट्रोलाइटिक में। उस दिन मैंने 2-3 डिफरेंस ही बताए थे सिर्फ सिंपल से, लेकिन अब थोड़े से बढ़िया वाले डिफरेंस बताऊँगा आपको। तो इसके अंदर क्या है, जो केमिकल एनर्जी है, जो केमिकल एनर्जी वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हुई। इसके अंदर इलेक्ट्रिकल किस में कन्वर्ट हुई, केमिकल के अंदर। क्लियर? सेकेंड थिंग, इसके अंदर जो एनोड है वो कौन होती है, जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही हो और जिस पर रिडक्शन हो रही है वो क्या होती है, कैथोड बोलते हैं उसको। यहाँ पे केस अपोजिट है, यहाँ पे जो पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है ना दैट विल बी एनोड, और जो नेगेटिव से अटैच है दैट विल बी कैथोड। ठीक है जी, यहाँ पे रिएक्शन क्या होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। क्या होती है, स्पॉन्टेनियस। और यहाँ पे रिएक्शन कौन सी होती है, हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस। और ये समझ गए होंगे बात बेटा, अगर जिंक टू कॉपर रिएक्शन हो रही है तो स्पॉन्टेनियस है, रिएक्शन पोटेंशियल कम है ही नहीं, तो जिंक से कॉपर तो रिएक्शन खुद से चलेगी, स्पॉन्टेनियस है। लेकिन क्या कॉपर से जिंक स्पॉन्टेनियस है, नहीं, कॉपर से जिंक आपकी नॉन स्पॉन्टेनियस है। और इसको स्पॉन्टेनियस कैसे बनाया गया है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करके। ठीक है जी। सेकेंड थिंग, अब कुछ नए डिफरेंस आते हैं बेटा इसके अंदर, जो आपकी बुक में गिवन है, आपको पढ़ने हैं। तो और क्या है कि जो इलेक्ट्रोलाइट हमने इसके अंदर लिया है, इलेक्ट्रोलाइट दोनों के दोनों क्या लिए हैं, डिफरेंट लिए हैं। इलेक्ट्रोलाइट टेकन इन द टू बीकर्स आर डिफरेंट, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हम एक इलेक्ट्रोलाइट भी लेके चल सकते हैं। अब ये आपको समझने की ज़रूरत नहीं है बेटा, सिर्फ आपको गैल्वेनिक सेल ही अच्छे से पढ़ना था। इलेक्ट्रोलाइट का सिर्फ इतना सा जिक्र आपके सामने। ठीक है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोलाइट लेके चलते हैं हम, दोनों अलग अलग बीकर्स में लेके चलते हैं, लेकिन 2 बीकर्स आर डिफरेंट। और यहाँ पे इस केस में हम दोनों सेम इलेक्ट्रोलाइट को भी लेके चल सकते हैं। ठीक है जी, जो इलेक्ट्रोड्स हमने यहाँ पे लिए हैं दैट आर ऑफ डिफरेंट मटेरियल, क्या है, डिफरेंट मटेरियल की है। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक में, वो आपकी सेम मटेरियल की भी हो सकती है। क्या हो सकती है, सेम मटेरियल की। आप पूछोगे सर सेम मटेरियल का तो चार्ज कैसे फॉलो करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आएगा। बेटा पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आता है, जब दोनों में पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। ठीक है, आयंस एक्सचेंज हो सकें, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकें। अगर मैं क्या कर दूँ, दोनों की कंसनट्रेशन डिफरेंट कर दूँ, सेम क्या ले लूँ, कैथो सेम इलेक्ट्रोड लेके चलता हूँ, इलेक्ट्रोड क्या ले ली, सेम ले ली मैंने, लेकिन कंसनट्रेशन अगर मैं डिफरेंट कर दूंगा ना तो भी क्या करेगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका होगा ही होगा। क्योंकि पोटेंशियल को क्या देखना है, पोटेंशियल ये थोड़ी देखेगा कि यहाँ पे जिंक की है, यहाँ पे कॉपर की है, कॉपर की है, जिंक के कोई भी है। उसको देखना है कि क्या यहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंस है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करने आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो कंसनट्रेशन चेंज कर दूंगा ना अगर सेम इलेक्ट्रोड के लिए, तो भी आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। ठीक है, यानी कि मेनली इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या है, जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ना, उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देके स्पॉन्टेनियस बना देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, सोल्ट ब्रिज यूज़ करते हैं, लेकिन इसके अंदर सोल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं होती, इसके अंदर सोल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं होती है। क्लियर? तो ये आपका सिंपल सा क्या था, एक्सप्लेनेशन थी इस इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए, जो यहाँ पे ख़त्म होती है। क्लियर? अब आती है कि आप किसी भी सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हो, मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेल, कैसे रिप्रेजेंट करोगे किसी सेल को। बेटा सेल को रिप्रेजेंट करने का एक प्रॉपर वे होता है। क्लियर? अब जब भी क्वेश्चन आपके पास आता है तो आपको ये नहीं बोला जाएगा कि जिंक पे ऑक्सीडेशन हो रही है, कॉपर की ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है।
आपको सिर्फ शो करा जाएगा। तो शो कैसे करते हो बेटा? तो शो करने का तरीका क्या है? तो सबसे पहले लेफ़्ट साइड और राइट साइड दो थिंग होती हैं आपके पास, ठीक है। लेफ़्ट में क्या लिखते हो आप? ऑक्सीडेशन। राइट में क्या लिखोगे? रिडक्शन। क्लियर? ठीक है, यानी कि लेफ़्ट में आप क्या लिखोगे हमेशा? ऑक्सीडेशन, जिसके ऊपर हो रही है उस इलेक्ट्रोड का जिक्र करोगे, और राइट में क्या लिखोगे? जिसके ऊपर रिडक्शन हो रही है, ठीक है। तो कैसे लिखोगे? सबसे पहले स्टार्ट कैसे करोगे? लेफ़्ट में पहले लिखोगे आप मेटल, जो आप लेके चल रहे हो, ठीक है। उसके बाद एक सिंगल क्या लगाओगे? लाइन। ये लाइन, उसके बाद क्या लिखोगे कि वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो रहा है? मेटल आयन में कन्वर्ट हो रहा है ना, उसका मेटल आयन का आप सिंबल लिखते हो, ठीक है जी। और ब्रैकेट में क्या लिखोगे? उसकी कंसंट्रेशन लिखोगे, ठीक है। फिर लगाते हो आप दो लाइन्स ऐसे। उसके बाद रिडक्शन पार्ट आएगा। तो रिडक्शन पार्ट में क्या करोगे आप? जो मेटल आयन है, कौन सी? कैथोड वाली, उस मेटल आयन को लिखोगे जो उसके सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, ब्रैकेट में उसकी कंसंट्रेशन, ठीक है, और सिंगल से उसकी मेटल। लिखा क्या है मैंने, ये देखो बेटा। तो यहाँ पे है क्या चीज़ ये बेटा? देखो, ये आपकी मेटल है, ठीक है, जो फर्स्टली प्रेजेंट है। उसके बाद ये उसकी ऑक्सीडाइज स्टेट है कि किस मेटल लाइन में वो कन्वर्ट हुई है, ब्रैकेट में उसकी कंसंट्रेशन, डबल लाइन। ये मेटल लाइन जो आपका रिडक्शन वाला पार्ट आएगा कि कौन सा मेटल लाइन है और वो क्या हुआ है, किस मेटल के अंदर वो रिड्यूस हुआ है, ठीक है। जो ये लाइंस आपकी, ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं? ये करती हैं फेज़, फेज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। सिंगल वर्टिकल लाइन आपकी रिप्रेजेंट द फेज़ बाउंड्री, किसकी? कि पहले आपका मेटल किस चीज़ में था और दोबारा किस चीज़ में गया। जो डबल लाइन है ये रिप्रेजेंट करती हैं सॉल्ट ब्रिज को, क्लियर। और जो ये है, ये कंसंट्रेशन को, इस मेटल आयन की, और ये इस रिड्यूस्ड आयन जो है आपकी, उसकी कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करती है, क्लियर। तो जैसे हमने जिंक वाला आयन भी पढ़ा है, हम पढ़ते हैं सेल जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव किस में कन्वर्ट होता है? ये होता है जिंक 2 पॉजिटिव में और कॉपर में। यही मेरा सेल है, ठीक है जी। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑक्सीडेशन किसकी हुई है? ऑक्सीडेशन हुई है जिंक से, जिंक 2 पॉजिटिव, और रिडक्शन किसकी हुई है? यहाँ पे। तो इस सेल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? अब सिंपल सा वे है। तो पहले किसकी ऑक्सीडेशन हुई है? जिंक की। जिंक से किस में गया है? जिंक 2 पॉजिटिव में। यानी कि यहाँ पे मेटल कौन सी थी फर्स्टली ऑक्सीडेशन होने वाली? जिंक। दिस इज़ द फेज बाउंड्री, क्योंकि पहले सॉलिड थी, बाद में क्या बन गया आपकी? आयंस में आ गई है, ठीक है। और जिंक से किस में गया है? जिंक 2 पॉजिटिव में गया है। और कंसंट्रेशन कितनी लेके चलते हैं हम? 1 मोलर, क्लियर। डबल लाइन विच रिप्रेजेंट द सॉल्ट ब्रिज। आफ्टर दैट हम बात करेंगे किसकी? रिडक्शन किसकी हुई है? रिडक्शन हुई है कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर में। तो इस आयन की रिडक्शन हुई है, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉपर 2 पॉजिटिव। और यहाँ पे कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन कितनी है अगेन इसकी? 1 मोलर। अगेन फेज बाउंड्री, बिकॉज फेज चेंज होगा, यहाँ से आयन से सॉलिड में जाएगा वो, या फिर गैस जो भी है। तो यहाँ से मेटल, तो मेटल किस में कन्वर्ट हुआ? कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर। यानी कि सिंपल सा वे क्या है रिप्रेजेंट करने का बेटा? सिंपल सा वे है कि मेटल से किस मेटल लाइन में गया? जिंक, जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव में गया, वहाँ पे लिखोगे सॉल्ट ब्रिज। कॉपर 2 पॉजिटिव से किस में गया? कॉपर में। तो ये आपकी क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेल है, क्लियर। एक और बताता हूँ बेटा आपको, एक चीज़ हो रहा है कि जैसे हम रिडक्शन पोटेंशियल लिखते हैं किसी का भी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो उसमें क्या लिखते हैं? ई नोट सेल से। तो यहाँ पे ई नोट सेल क्या होता है? रिडक्शन पोटेंशियल। तो आप इसको किस वे में लिखते हो? अगर मैं बात करता हूँ कॉपर के लिए, तो कॉपर 2 पॉजिटिव से किस में गया है? कॉपर में। तो दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनी सेल या फिर एनी रिएक्शन, क्लियर। तो बस ये आपका सेल का काम यहाँ पे अब खत्म होता है। अब बात थी आपके पास एक इक्वेशन, क्या इक्वेशन? वो आएगी नस्ट इक्वेशन, नस्ट इक्वेशन। अब नस्ट इक्वेशन क्या है और इसका यूज़ क्या है? देखो बेटा, नस्ट इक्वेशन किसके लिए निकाल लेंगे? जब हमें सेल पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, तो हमें ई की वैल्यू निकालनी है, ई सेल की। तो अभी तक हमने जितने भी ई की वैल्यू निकाल ली है वो सारी क्या थी बेटा? ई नोट सेल की वैल्यू थी, यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने निकाला है किसी भी सेल के लिए। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हमने वैल्यू निकाल ली है, यानी कि जहाँ पे कंडीशन क्या होती थी कि टेम्परेचर 298 केल्विन हो, ठीक है,
इसको छोड़ दो, ठीक है। टेम्परेचर 298 केल्विन होता था, कंसंट्रेशन आपकी क्या होती थी 1 मोलर होती थी, क्लियर। और क्या होता था आपके पास, जो प्रेशर है वो कितना होता था 1 बार हुआ करता था। यही थी आपके पास कंडीशन। तो बेटा जितने भी हमने अभी तक सेल की पोटेंशियल निकालने हैं गैल्वेनिक सेल में, वहाँ पे कंसंट्रेशन हमेशा हम 1 मोलर लेके चलते हैं, ठीक है जी, 1 मोलर कंसंट्रेशन। और इस कंडीशन में जो सेल होता है उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल को स्टैंडर्ड पोटेंशियल उसको हम बोला करते हैं, ई नोट सेल उसको हम लिखा करते हैं। लेकिन क्या हो जब ये कंसंट्रेशन 1 मोलर ना हो, जब ये कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं होगी तो उसका हम पोटेंशियल कैसे निकालेंगे सेल का, यानी कि उस सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैसे निकाल लेंगे। तो बेटा उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इस नर्स इक्वेशन को यूज़ किया करते हैं। यानी कि सिंपल सी स्टोरी क्या है कि जब कंसंट्रेशन 1 मोल थी तो हम निकाल रहे थे आसानी से, ई नोट सेल की वैल्यू हम निकाल देते थे। कैसे निकालते थे, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, इस तरह से वैल्यू हम उसके निकाल रहे थे। लेकिन जब ये कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं है तो हम क्या करेंगे, तब हम वहाँ पे यूज़ करते हैं नर्स इक्वेशन का। किसका, नर्स इक्वेशन का, ठीक है। तो वहाँ पे ई कैथोड और ई एनोड की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, नर्स इक्वेशन का यूज़ करके निकालेंगे। और नर्स इक्वेशन क्या होती है, ये होती है ई इज़ इक्वल टू ई नोट माइनस आर टी बाई एन एफ लोन ऑफ रिएक्शन कोशेंट, लोन ऑफ रिएक्शन कोशेंट। अब रिएक्शन कोशेंट आपको पता क्या होता है, रिएक्शन कोशेंट आप इक्विलिब्रियम में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो कि क्या होता है। रिएक्शन कोशेंट होता है बेटा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। और जब इक्विलिब्रियम में हो तो इसी रिएक्शन कोशेंट को हम क्या बोलते थे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोला करते थे। इस चीज़ को मैं दोबारा एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूँ, ठीक है। तो रिएक्शन कोशेंट, तो ये आपके पास क्या है, एक फॉर्मूला है जिसका आप यूज़ करोगे किसी भी सेल के लिए या किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए। फर्स्टली निकालने का फॉर्मूला यही रहेगा आपका। अगेन जब आप सेल का पोटेंशियल निकालोगे ना तो आप इसी फॉर्मूला का यूज़ करोगे। लेकिन जब आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का निकालना है ना, तब आप क्या करोगे, तब आप इसका यूज़ करोगे, ठीक है जी। और ई नोट सेल के लिए भी आपका फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा, चेंज होगा। तो अब कैसे करेंगे इसको, देखो बेटा, ठीक है। और फर्स्टली आप देख लेते हैं यहाँ पे कौन क्या है भाई, ई क्या है आपके पास, सेल की वैल्यू है पोटेंशियल की जो आपको निकालनी है। ई नोट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। आर यहाँ पे क्या है, आर होता है गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट इसकी वैल्यू कितनी रहेगी 8.314 जूल पर मोल केल्विन, ये आपके पास वैल्यू रहेगी। टी रहेगा टेम्परेचर, एन क्या रहेगा, एन रहेंगे आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन रिएक्शन, इन बैलेंस इक्वेशन बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और एफ क्या है, एफ आपके पास है फैराडे। अब ये फैराडे क्या होता है बेटा, अब ये फैराडे आपके पास 1 फैराडे भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो फैराडे सिंपल सी डेफिनेशन क्या है फैराडे की, फैराडे होता है चार्ज कैरी बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कैरी कर रहे हैं, दैट इज़ 1 फैराडे। और इसकी वैल्यू कितनी हुआ करती है, अप्रोक्स 96,500 कूलम इसकी वैल्यू हुआ करती है। अप्रोक्स में लेके चलते हैं। और आई थिंक इसकी अगर अब सही वैल्यू देखें तो वो होती है मेरे ख्याल से कुछ इतने कूलम इसके नज़दीक हुआ करती है, ठीक है। लेकिन हम इसको ये वैल्यू इसकी यूज़ किया करते हैं, ठीक है। तो अब जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो आप सेल का कैसे लिखोगे, अगर आपको दे दिया जाए कि एक रिएक्शन है, एक रिएक्शन है, रिएक्शन क्या मान सकते हैं, कुछ भी मान लें कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो रहा है, रिड्यूस हो गया, ठीक है जी। तो इसके लिए आपको क्या लिखना है, सेल पोटेंशियल की वैल्यू लिखनी है। उसके बाद मैं आपको सेल की निकालनी दिखाऊंगा। तो ये आपकी इक्वेशन बेटा देखो, जो इलेक्ट्रोड नर्स इक्वेशन है उससे आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू लिख सकते हो किसी भी गिवन इलेक्ट्रोड के लिए। अगर आपको एनोड के ऊपर यानी कि ऑक्सीडेशन के लिए रिएक्शन गिवन है तो भी आप उसके लिए ई सेल निकाल सकते हो। अगर आपको रिडक्शन के लिए वैल्यू गिवन है, रिडक्शन की इक्वेशन गिवन है, तो भी आप वैल्यू निकाल सकते हो नर्स इक्वेशन से। आपके पास क्या मिलेगा, आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये आपकी क्या है, रिडक्शन की इक्वेशन गिवन है, तो यहाँ से आप क्या निकालोगे, रिडक्शन पोटेंशियल निकालोगे। तो कैसे निकालोगे, सिंपली इक्वेशन में पुट करोगे, ई हमें पता है, ई से
और ई नोट की वैल्यू हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से उठा के देख सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोड की होगी तो देख लेंगे। आर क्या रहेगा 8.134, टेम्परेचर सपोज 298 केल्विन है, डिवाइड बाई एन। एन क्या होता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। तो ये आप यहाँ पे देखते हो तो 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, किस में कन्वर्ट हो गया, मेटल में, यानी कि एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2, और फेरेडे क्या होता है 965,000 कूलम। ठीक है जी। तो यहाँ से इसको सॉल्व करके और लोन, अब देखो क्यू की वैल्यू यहाँ पे ये प्रोडक्ट है और ये क्या है आयन। अब एक बात देखो, ये इसमें कन्वर्ट होके किस में जा रहा है, सॉलिड फॉर्म में जाएगा, और ये आपके आयनिक फॉर्म में है। तो आप क्या करोगे, सॉलिड के लिए कंसंट्रेशन क्या मान के चलते हैं हम, हमेशा 1 = 1 मान के चलते हैं। तो यहाँ पे ये तो रहेगा 1 डिवाइड बाई M2 पॉजिटिव। तो ये आ गई आपकी इस रिएक्शन के लिए वैल्यू। क्लियर। तो अगर मैं इसी तरह की क्वेश्चन मांगे चलता हूँ कि मेरे पास Mn पॉजिटिव था, n इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट हो गया, M के अंदर, तो आप क्या लिखोगे, E = E0 माइनस 8.314 केल्विन डिवाइड बाई n इंटू 96500 ln ऑफ 1/mn पॉजिटिव। ठीक है जी। और यहाँ लोन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, दिस इज अ नेचुरल लॉ, इसको हमें रिमूव करना तो हम क्या करते हैं, इसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते तो क्या बन जाएगा लॉग, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 2.003 से। ठीक है। अब इस सारे को अगर आप सोल्व करते हो तो आपको क्या मिलेगा, E = E0 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई n, और साथ में log ऑफ 1/mn पॉजिटिव। तो दिस इज द रिजल्ट विच विल यू यूज इन द न्यूमेरिकल्स। क्लियर। ठीक है। अब ये सिर्फ निकाल के दिखाइए मैंने आपको किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए। क्लियर। अब हम कैलकुलेट करेंगे बेटा वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किसके लिए, किसी भी सेल के लिए। ठीक है। सपोज हमारे पास एक सेल है, अगेन जिंक वाला ही सेल है, कि जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव किस में चेंज हो रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव, सॉरी कॉपर के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात लिखता हूँ, 2 रिएक्शन इन्वॉल्व है यहाँ पे, इसकी ऑक्सीडेशन और इसकी रिडक्शन। तो दोनों के लिए क्या लिखूँगा, ई की वैल्यू खुद से निकालूंगा मैं, पोटेंशियल की वैल्यू। तो ये मेरे पास क्या है, जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव में गया है। ठीक है जी। लेकिन हमें तो क्या निकालनी है, पोटेंशियल की वैल्यू। तो उस केस में क्या लिखेंगे, जिंक 2 पॉजिटिव टू जिंक। समझे, हमेशा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। क्लियर। तो 2 रिएक्शन है, तो जिंक वाले के रिएक्शन के लिखेंगे तो वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास, E = E0 ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव टू जिंक माइनस में RT बाई NF होता है। तो यहाँ पे N कितने इन्वॉल्व है, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। तो यानी कि, या फिर सिंपली देखें जिंक टू पॉजिटिव रिएक्शन क्या है हमारे पास, कि जिंक किस में गया है, जिंक 2 पॉजिटिव में 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 2 और F की वैल्यू एज इट इज, लॉन ऑफ, यहाँ पे प्रोडक्ट बाय क्या लिखोगे बेटा, रिएक्टेंट है। तो लॉन ऑफ प्रोडक्ट क्या है, जिंक 2 पॉजिटिव, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या लिखोगे, इसकी कंसंट्रेशन। लेकिन बेटा यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे हम रिडक्शन वैल्यू लिख रहे हैं इसकी, तो रिएक्शन क्या रहेगी, अपोजिट है। यानी कि हम क्या मान के चलेंगे कि जिंक 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में गया है, जिंक में गया है। अब इस चीज़ में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बेटा, आपको बिल्कुल भी। क्लियर। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हमें पता है कि जब वैल्यू, ये कब वैल्यू है, ये रिएक्शन है जब ऑक्सीडेशन हो रही है। लेकिन यहाँ पे वैल्यू क्या लिख रहे हैं, रिडक्शन के लिए। तो रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, अपोजिट करना पड़ेगा। तो इन दैट केस लॉन ऑफ 1 डिवाइड बाय जिंक 2 पॉजिटिव रहेगा। इसी तरह से लिखते हैं कॉपर 2 पॉजिटिव के लिए, कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर, तो E0 ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव से गया कॉपर में माइनस RT बाई 2F लॉन ऑफ 1 कॉपर 2 पॉजिटिव, यही रहेगा। तो ई सेल हमारा क्या होता है, कैथोड माइनस एनोड। तो कैथोड की वैल्यू कौन सी रहेगी बेटा, ये वाली वैल्यू कैथोड में आएगी मेरी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं,
ई नोट कॉपर 2 पॉजिटिव डिवाइड बाई कॉपर माइनस आर टी ओवर 2f लॉन ऑफ 1 ओवर कॉपर 2 पॉजिटिव माइनस इस वैल्यू को करूँगा मैं, तो ई नोट जिंक 2 पॉजिटिव बाय जिंक माइनस में ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, तो आर टी बाय 2f लॉन ऑफ 1 ओवर जिंक 2 पॉजिटिव रहेगा मेरे पास। अब देखो इन दोनों को कंबाइन कर लो, ई नोट कॉपर 2 पॉजिटिव डिवाइड बाय कॉपर ई नोट जिंक 2 पॉजिटिव बाय जिंक, और इन दोनों को कंबाइन करोगे, तो इन दोनों को कंबाइन करोगे तो कैसे लिखोगे बेटा, इसको आप लिख सकते हो आर टी पॉजिटिव में ले आओ, तो कॉपर वाला आपका ऊपर चला जाएगा। देखो अगर आप माइनस कॉमन ले लेते हो, इसको ऐसे लिख देते हैं कि यहाँ पे प्लस आर टी बाय 2f लॉन ऑफ 1 ओवर जिंक 2 पॉजिटिव माइनस आर टी ओवर 2f लॉन ऑफ 1 ओवर कॉपर 2 पॉजिटिव। ये मेरे पास क्या बन गया, ई कैथोड माइनस ई एनोड स्टैंडर्ड वैल्यू, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी, ई नोट ऑफ सेल बन जाएगा। प्लस में आर टी बाई 2f यहाँ से कॉमन लिया मैंने, कॉमन ले लिया, तो ये लॉन ऑफ ए माइनस लॉन ऑफ बी बन गया, तो ये क्या बनेगा लॉन ऑफ ए माइनस लॉन ऑफ बी, तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा 1 ओवर जिंक 2 पॉजिटिव डिवाइड बाई 1 ओवर कॉपर 2 पॉजिटिव बनेगा, यानी कि 1 यहाँ पे आ गया, दिस इज कॉपर 2 पॉजिटिव ए माइनस बी, तो क्या बनता है लॉन ऑफ ए बाई बी बनेगा, तो ये आपके पास कन्वर्ट किस में जाएगा ई नोट सेल में, प्लस आर टी बाई 2f दिस इज लॉन ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव आयन डिवाइड बाई जिंक 2 पॉजिटिव आयन। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इनका ऑर्डर मेरे को चेंज करना है भाई। ठीक है, तो यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा लॉन ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव ऊपर और कॉपर 2 पॉजिटिव नीचे, तो ये आपके पास क्या बन गई ई सेल की इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हो सेल के लिए क्या लिखोगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड की बात, एक सेल की पोटेंशियल की बात कर रहे थे अगर आप एक इलेक्ट्रोड के, तो आप क्या लिखते थे, उसका पोटेंशियल, उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस आर टी बाई एन एफ लॉन ऑफ उसके प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे सेल की बात हो रही है, तो सेल का ईएमएफ, सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसका माइनस आर टी बाई एफ लॉन ऑफ यहाँ पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जिंक 2 पॉजिटिव यहाँ पे डिवाइड बाई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कॉपर 2 पॉजिटिव। तो बेटा इसलिए मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया था। ठीक है, तो ये है आपकी नॉस इक्वेशन, क्लियर। और अगेन यहाँ पे ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस मैं क्या करूँगा, इसको लॉग में चेंज करूँगा, तो यहाँ पे 2.303 आर टी बाई 2f लॉग ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव डिवाइड बाई कॉपर 2 पॉजिटिव। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बनती है, नॉस इक्वेशन बन जाती है, क्लियर। तो ये सिंपल सा काम अब आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, तो ये आपकी नॉस इक्वेशन है, वैल्यूज़ पुट करनी है आपको, कंस्ट्रक्शन गिवन होगी, आपको वैल्यूज़ निकालनी है। अब छोटा सा न्यूमेरिकल आपको गिवन है, वो ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे हमें गिवन है एक सेल की रिप्रेजेंटेशन, किस तरह से, मैग्नीशियम सॉलिड था प्लस 2 Ag पॉजिटिव, कंसंट्रेशन 0.0001 मोलर, चेंज किस में हो गया Mg2 पॉजिटिव, कंसंट्रेशन 0.130 मोल प्लस 2 Ag सॉलिड। ठीक है, तो आपको लिए इसके लिए ई सेल की वैल्यू निकालनी है, और आपको ई नोट सेल यहाँ पे गिवन है कितना 3.17 वोल्ट, तो बस आपको ई सेल की वैल्यू निकालनी है। ई नोट की वैल्यू 3.17 आपको गिवन है, माइनस में टेम्परेचर आपकी कंडीशन सेम है, टेम्परेचर 298 केल्विन गिवन है आपको। ठीक है, फैराडे की वैल्यू आपकी फिक्स है, बाकी सारी वैल्यूज़ तो फिक्स ही हैं, सिर्फ एन की वैल्यू रखते हैं। तो इस सारे की वैल्यू मैंने आपको बताई थी कितनी होती है 0.0591, और 2 हमारे पास एच है, माइनस लॉग ऑफ जिंक। ठीक है, अब कंसिडरेशन किसकी आएगी Mg2 पॉजिटिव की, तो 0.130 डिवाइड बाई, ये साइन यहाँ से हट जाएगा भाई फिर तो। ठीक है, और यहाँ से सी अशर कितनी है 0.001, क्लियर। तो यहाँ से सोल्व करोगे तो 3.17, इस सारे को सोल्व करके क्या आएगा 0.21, आंसर आएगा आपका 2.96
वोल्ट। तो ये सिंपल सिंपल से न्यूमेरिकल आपको इसके कर लेने हैं, ठीक है। ओके बेटा, दिस इज टुडेज वर्क कंप्लीटेड और न्यूमेरिकल मैं इसके नेक्स्ट डिस्कस करूँगा, या फिर हम जब स्कूल में क्लास लगती है तब इसको डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो जैसे पॉसिबल होगा, अगर मेरे को लगा कि आपको इसमें समझ आ जाएगा अच्छे से तो मैं वीडियो में डिस्कस कर दूंगा, अदरवाइज हम इसको फिर स्कूल में डिस्कस करेंगे। क्लियर? टिल देन कंप्लीट योर वर्क एंड सबमिट टू मी। थैंक यू।